साल 2022 के अंदर जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ तो उस टाइम पर इसका प्राइस लगभग 70,000 के आसपास था। लेकिन अब भी इंडिया के अंदर इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब जिनकी इनकम अच्छी खासी थी उन्होंने तो इस फोन को आते ही बाय कर लिया। बट कई लोग हैं प्राइसिंग की वजह से अपना मन मार कर रह गए। पर फिर एक दिन आती है बिग बिलियन डेज की सेल, जो सेल फ्लिपकार्ट की तरफ से थी, और उस सेल में आईफोन का प्राइस 49,990 कर दिया गया, यानी कि लगभग पूरे 20,000 कम। अब ऐसे में वो लोग जो सिर्फ 40-45 हजार के बजट में कोई फोन लेने बैठे थे, वो लोग भी बाकी मॉडल छोड़ के आईफोन 13 पर ही टूट पड़े। फिर जैसे ही बिग बिलियन डेज की ये सेल शुरू हुई तो लोगों ने दबा के ऑन ऑर्डर्स किए। पर कुछ सेकंड्स में ही अचानक से क्या हुआ, सारे फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अब कोई भी इस प्राइस रेंज पर ऑन ऑर्डर कर ही नहीं पा रहा था। देन फिर जब दोबारा से आईफोन स्टॉक में आया तो इस बार इनकी प्राइस 52 से 55 हजार के बीच में आई। तो यहाँ पर वो लोग जो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अपना बजट और थोड़ा बढ़ा दिया और रिस्टर से तुरंत ही आईफोन खरीद लिया कि कहीं और पैसे ना बढ़ जाए फिर इस पर। लेकिन ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ क्योंकि ये जो इस तरह का डिस्काउंट और सेल्स का ट्रैप है, इसके अंदर फंसने वाले भी हम ही लोगों में से एक हैं, और खासकर एक मिडिल क्लास का इंसान। जब भी सेल्स और डिस्काउंट का नाम सुनता है तो वो तो उसकी तरफ खुद ही खींचा चला जाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये रहता है कि डिस्काउंट पर अगर मुझे कोई चीज मिल रही है तो ऑब्वियसली वहां जाने से मेरा काफी पैसा बच सकता है। देन यहीं से उनको एक और लेता है जिसे इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं। आप गौर करना, कई बार जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जो हमारे ज्यादा काम की भी नहीं होती, पर क्योंकि वो हमें डिस्काउंट पर मिल रही होती है तो इस डर से हम उसको खरीद लेते हैं कि ये डिस्काउंट खत्म ना हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि कंपनीज आखिर इतना डिस्काउंट देती कैसे हैं? क्या हम लोग की खुशी के लिए ये अपना नुकसान करवाती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेल्स का गेम किस तरह से काम करता है आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसको मुझे 100 रुपए का बेचना है। अब मेरे पास इसको बेचने के दो रास्ते हैं। पहले तो मैं इसकी एडवर्टाइजिंग टीवी पर, यूट्यूब पर और पब्लिक प्लेसेस पर करवाऊंगा ताकि लोगों को मेरे उस प्रोडक्ट के फीचर्स, इसके बेनिफिट्स और इसके प्राइसिंग का पता चल सके। तो यहाँ से जितनी भी सेल्स होगी वो एक नॉर्मल तरीका है मेरे लिए। अब दूसरे रास्ते में जब भी कोई सेल्स या फिर डिस्काउंट वाला फेस्टिवल सीजन आएगा तो मैं भी उसमें अपने प्रोडक्ट पर 30% का डिस्काउंट लगाकर उसे 70 रुपए का कर दूंगा, जिससे जिन लोगों को भी पहले से ही मेरे प्रोडक्ट के ओरिजिनल रेट्स पता हैं, उनको जब ये पता चलेगा कि मैंने एक लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट दे रखा है तो लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और दबा के मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिससे मेरा प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन सेल्स मेरी बहुत बढ़ जाएगी और इनडायरेक्टली मैं इसके थ्रू स्टिल काफी नोट छाप लूंगा। तो इस तरह से कंपनीज भी आपको ट्राई करती हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट खरीदे। अब जो कंपनी पहले से ही काफी पॉपुलर होती है उसके लिए तो ये ट्रिक और ज्यादा काम करती है। लेकिन अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन इसका यही है कि पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि जो भी चीज आप डिस्काउंट पर खरीदने जा रहे हो, क्या वाकई में आपको उसकी जरूरत है या इसके बिना भी आपका काम चल रहा है। अगर आपके मन से ये जवाब आता है कि हाँ, इसके बिना भी तो आपका काम चल रहा था, तो समझ जाना कि आप इम्पल्सिव बाइंग के शिकार होने जा रहे थे। ऐसे में खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करो और खुद को दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्ट कर लो ताकि आप इस ट्रैप से खुद को सेफ रख पाओ। पर अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही तरीका बताया है जहां पर आप जाने अनजाने में अपना काफी पैसा लुटा देते हो। आगे आपको और भी कई ऐसे तरीके जानने मिलेंगे जहां पर आप अननेसेसरी अपना पैसा लगा रहे हो, वो पैसा जिनको आप फ्यूचर के लिए बचाकर किसी बुरे टाइम में यूज कर सकते हो। तो आपको भी अगर अपने पैसों से प्यार है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा कहीं भी अननेसेसरी खर्च हो, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जिस तरह इस पहले पॉइंट ने आपकी आंखें खोली हैं, वैसे ये बाकी पॉइंट्स भी आपको ये रियलाइज कराएंगे कि आप कितना अननेसेसरी पैसा गवाते जा रहे हो। सो लेट्स बिगिन। जब मैं छोटा था तो अक्सर मैं अपनी मॉम के साथ मार्केट जाया करता था। तो उस टाइम पर मॉम जब भी कोई सामान खरीदती तो वहाँ पर वो खूब बार्गेनिंग करती ताकि वो सस्ते में उनको मिल जाए, और मेरा वहाँ पर शर्म के मारे ये हाल होता कि मेरा मुंह तक ऊपर नहीं होता, क्योंकि मुझे उनको बार्गेनिंग करते हुए बहुत अजीब लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी रेपुटेशन खतरे में आ रही है। लेकिन आगे चलकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी मॉम के अंदर ये जो नेगोशिएशन की स्किल है आज के टाइम में अपने फाइनेंस को स्टेबल रखने के लिए ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो कहीं अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो सिर्फ अपना स्टेटस बचाने के लिए,
वो जरा भी बार्गेनिंग नहीं करते हैं और मुंह मांगी कीमत दे आते हैं। फिर बाद में जब उनको उस चीज की एक्चुअल प्राइस का पता चलता है तो वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश मैंने थोड़ा सा मोल भाव कर लिया होता तो इसे लूट कर नहीं आता। अब चलो ठीक है, मान लिया नेगोशिएशन करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेगोशिएशन करना भी तो आना चाहिए। ये करें कैसे? तो इसके लिए मैं कुछ जरूरी की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखना। देखो, प्रोडक्ट और सर्विस आपको पता है दो तरह की होती है। एक वो जिनका प्राइस बिल्कुल फिक्स होता है और दूसरी वो जिनका कोई एक प्राइस नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ आप कर सकते हो नेगोशिएशन। अब कुछ लोग जो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन की हिम्मत करते हैं, उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि सेल्समैन का प्राइस जान लेने के बाद जब उन्होंने अपना प्राइस बताया तो दुकानदार ने एक ही बार में हाँ कर दिया। वो बोला, ठीक है, आप ले सकते हो। अब इस सिचुएशन में हमको इतना पछतावा होता है जिसकी कोई हद नहीं। मन में बस यही चलता है कि काश और कम बोल दिया होता तो ज्यादा पैसा बच जाता। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले तो आपको रिसर्च करनी है। अलग अलग जगहों से आपको ये पता करना है कि मैक्सिमम जगहों पर ये कितनी प्राइस रेंज में है। इससे आपको उसके प्राइस का एक एस्टीमेट पता चल जाएगा, जिससे एक जायज अमाउंट पिच करने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा आपको उस चीज को लेकर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना है। दुकानदार को ये शक भी नहीं होना चाहिए कि आपको वो चीज बहुत पसंद आ गई है और कैसे भी करके आप उसको बस खरीदना चाहते हो। इसका अगर उसको अंदाजा भी लग गया तो उस चीज को वो अपने रेट्स पर बेचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। आप शांत रहेगा और उस चीज को छोड़ने को तैयार रहो। अगर प्रोडक्ट की आपके एस्टिमेट जितनी वैल्यू हो गई तो आखिर में वो जाते जाते भी आपको रोक ही लेगा, जिससे आपका जो अननेसेसरी पैसा जाने वाला था एटलीस्ट वो सेफ हो जाएगा। दोस्तों, जरा इस वॉच पर नजर डालो। ये वो स्विस स्टाइल ब्रांडी की है और इस वॉच का ऑनलाइन प्राइस 369 रुपये है। अब भले ही इस ब्रांडी का नाम आपने पहले कभी ना सुना हो, बट इतना तो है कि मैक्सिमम लोग इस वॉच को एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। बट अब जरा इस वॉच पर नजर डालो। लोगों को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये फेमस टाइटन ब्रांडी की वॉच है और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका ऑनलाइन प्राइस है 23,995 रुपये। अब इन दोनों घड़ियों में फर्क क्या है? काम तो दोनों का एक ही है, टाइम दिखाना, बट एक फर्क इसमें यह है कि एक वॉच नॉन ब्रांडेड है और एक बहुत फेमस ब्रांडी की वॉच है। एक ऐसा फेमस ब्रांडी जिसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप बाहर लेकर निकलोगे तो लोग नोटिस जरूर करेंगे। आपको अब इससे क्या होगा? इससे हम दूसरों के सामने कूल लगेंगे और हमें सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। इसी सोच के चलते आज कई लोग हैं जो ब्रांडेड चीजें खरीदने में अपना खूब पैसा लुटाते हैं ताकि उनकी ये ब्रांडेड लाइफस्टाइल लोगों की नजरों में आए और उनको खूब अटेंशन मिले। अब देखो, दिक्कत यहाँ पर क्या है। कोई एक ब्रांडेड चीज लेकर अगर हम खुद को सेटिस्फाइड भी कर लें, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती, क्योंकि अगर आप कोई ब्रांडेड चीज खरीद रहे हो, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि अगर आपके पास एप्पल का लेटेस्ट आईफोन है तो उसे नोटिस करने वाले आपको अगले दिन एक पुरानी प्लेटिना बाइक पर देख लें। या चलो, अगर एक फेमस स्पोर्ट्स बाइक आपने खरीद भी ली तो फिर आपको ये डर रहेगा कि इस बाइक को देखने वाले लोग कहीं मेरे सस्ते कपड़े और बाजार के जूते को ना नोटिस कर लें, और ऐसे आपके एक्सपेंसेस एक के बाद एक फिर बढ़ते ही चले जाएंगे। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ब्रांडेड कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो ही मत नहीं, आप बिल्कुल खरीदो, बट तब जब आप उस चीज को अफोर्ड कर सको और वो चीज आपकी करंट मंथली इनकम का मैक्सिमम 30% ले रही हो। वरना अगर कोई चीज आपके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर जा रही है, ऐसी चीजों के शौक पाल लेना आपको फाइनेंशियली बहुत कमजोर कर सकता है। अच्छा, फिर आपका सवाल ये होगा कि भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट चल भी तो बहुत जाता है, उसका क्या? तो देखो, आपको समझना होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको सस्ता मिल रहा है तो हर केस में इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह ठीक नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह ब्रांडी उस लेवल पर प्रमोशन नहीं कर पा रहा है जिसे बड़े बड़े ब्रांडी करते हैं। इसलिए जब तक आप फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल नहीं हो जाते, आपका पर्पस चीजों से अपनी एक्चुअल नीड पूरा करना होना कि लोगों में शो ऑन ऑफ करना। मतलब आपको सेल्फ इमेज के लिए प्रोडक्ट बाय नहीं करना है, उसे यूज करने के लिए बाय करना है, और ये काम आप नॉन ब्रांडेड या लेस पॉपुलर प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हो। अब अगला पॉइंट इससे थोड़ा सिमिलर है लेकिन थोड़ा अलग भी है, और ये है ब्रांडी न्यू थिंग्स। इनको तो आप जानते ही होंगे। अनुभव दुबे जो फाउंडर हैं चाय सुट्टा बार कंपनी के, आज में इनकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 130 करोड़ के लगभग है, और गेस व्हाट, अभी इनकी उम्र सिर्फ 28 साल की है। अब एक तो ये इतने यंग हैं, ऊपर से करोड़ों के मालिक। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? अगर इनकी कंपनी करोड़ों में रुपए कमा कर दे रही है
तो डेफिनेटली इनकी एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए और हर वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो अमीरों के पास होती है। लेकिन पहले कुछ भी असम्पशन लगाने से पहले जरा इनकी वीडियो देख लेते हैं। आपने कौन सी गाड़ी रखी हुई है? आपने स्विफ्ट सर, सेकंड हैंड, वो डीजल। ये सच है? हाँ सर, ऑफिस तक जाना है सर। क्या स्टेंट मार के जाएंगे? वहां पे तो 2 किलोमीटर का ऑफिस है। सीखो इनसे, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। लिटरली इनके पास एक नई कार भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो एक बड़ी कार अफोर्ड नहीं कर सकते, पर महंगी कार उनके पास नहीं है क्योंकि उन्हें किसी बड़ी कार की जरूरत ही नहीं है। उनका जो काम है वो सेकंड हैंड कार से हो ही जा रहा है। और जैसा कि संदीप सर ने कहा, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। बिकॉज कुछ लोग जो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में अभी अच्छा करना शुरू करते हैं तो उनके मन में फिर इच्छाएं जागने लग जाती हैं कि मैं ये भी खरीदूं, मैं वो भी खरीदूं, और इस तरह की चीज़ों में वो अपने उस पैसे को लगा रहे होते हैं जो उनके लिए और पैसा बना सकता था। अनुभव जैसे लोग